हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। और ये हमारा रिकर्जन का फर्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के वर्बल मीनिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग में रिकर्जन कैसे यूज होता है, बेस कंडीशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन में, वो क्या है, और रिकर्सिव कोड लिखते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट रोलिंग। जैसा मैंने आपसे कहा, शुरुआत हमारी इस बात से होगी कि रिकर्जन का लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग अपने आप में क्या है। तो फ्रेंड्स, रिकर्जन का मतलब होता है किसी चीज को उसी की मदद से डिफाइन करना, है ना। थोड़ी सी डेफिनेशन आपको इनिशियली कंफ्यूजिंग लगेगी, बट होल्ड ऑन, समझिए ध्यान से। द वर्बल मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकर्जन, द वर्बल मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकर्जन इज डिफाइनिंग समथिंग, डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया, डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। अब इसे अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिकर्जन का मतलब क्या है। तो रिकर्जन का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके टाइप की छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं और उनके रिजल्ट को बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करूं, तो मैं कहूंगा मेरी अप्रोच रिकर्सिव है। आई रिपीट, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं डायरेक्ट उस बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ना जाऊं, उसे सॉल्व करने के लिए पहले उसके जैसी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, उनके रिजल्ट को बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करूं, तो मैं कहूंगा मेरी अप्रोच अपने आप में रिकर्सिव अप्रोच है। मेरी बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इमेजिन करिए मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। राइट, द चैलेंज इज टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल का मतलब हम सबको पता है, फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 टू 1। 5 का फैक्टोरियल हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के मुझे बताइए, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे बताइए ये क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, व्हाट इज दिस? कैन वी से दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 4? राइट, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 विल गिव मी फैक्टोरियल ऑफ 5। व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 4? अगर हम सॉल्व करें, फैक्टोरियल ऑफ 4 विल बी 4, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। कैन आई से दिस इज नथिंग बट 4 multiplied by factorial of 3? करेक्ट। इसी तरह से कैन आई से 3 factorial is 3 multiplied by factorial of 2? Can I say 2 factorial is nothing but 2 multiplied by factorial of 1? And 1 factorial is nothing but 1 multiplied by factorial of 0? अब आप मुझे बताइए, जैसे मैथ्स में पाई एक डिफाइंड वैल्यू है, ऐसे फैक्टोरियल 0 एक डिफाइंड वैल्यू है। वी ऑल नो फैक्टोरियल ऑफ 0 इन मैथ्स इज ऑलरेडी सेट टू 1। 0 का फैक्टोरियल मैथ्स में 1 होता है, राइट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, विच इज 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो मुझे 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, विच इज 2। 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मुझे 3 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, विच इज 6। 6 को मल्टीप्लाई करूं 4 से तो मुझे 4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, विच इज 24। और फ्रेंड्स, 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 120, विच इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ 5। तो आप सोचिए, मैंने फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल की ही मदद ली। 5 के फैक्टोरियल के लिए पहले मैंने 4 का फैक्टोरियल निकाला, 4 के लिए मैंने 3 का फैक्टोरियल निकाला, और ऐसे करते करते हम 0 फैक्टोरियल तक गए। तो हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे उसके जैसी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक करा। इस तरह से अगर हम यूज करें, इस तरह से अगर हम अपनी अप्रोच रखें, तो फ्रेंड्स हम कहते हैं हमारी अप्रोच अपने आप में रिकर्सिव अप्रोच कहलाएगी। इसीलिए रिकर्जन का गौर कीजिएगा, एक दूसरा नाम भी होता है इस अप्रोच को, अगर आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। व्हाई डू वी से दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर? क्योंकि हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स को पहले कॉन्कर यानी सॉल्व करते हैं, और उनके रिजल्ट को यूज करते हैं बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से अगर हम अपनी अप्रोच लें तो हम बोलेंगे हमारी अप्रोच रिकर्सिव है। अब ये डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। या हमने फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए किसकी मदद ली? फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टोरियल की ही मदद ली। तो हमारी अप्रोच अपने आप में क्या हो गई? हमारी अप्रोच अपने आप में हो गई रिकर्सिव अप्रोच। यानी अगर इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, राइट, टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम
if we subdivide it into smaller problems of similar nature, right? इस नेचर की सिमिलर प्रॉब्लम्स में इसको तोड़ा जाए, सॉल्व दोज स्मॉलर प्रॉब्लम्स, उन छोटी प्रॉब्लम्स को हम पहले सॉल्व करें, राइट? सॉल्व दोज स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन यूज देयर रिजल्ट। अब इन स्मॉलर प्रॉब्लम के रिजल्ट को यूज करा जाए टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम। अगर हम ऐसा करते हैं, टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम, अगर हम ऐसा करते हैं, देन वी विल से our approach will be recursive. Then we will say that our approach is recursive. हमारी अप्रोच अपने आप में क्या है? हमारी अप्रोच अपने आप में रिकर्सिव अप्रोच है। करेक्ट? किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके जैसी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करो, उसके रिजल्ट को बड़ी प्रॉब्लम के लिए यूज करो, तो आप बोलो कि आपकी अप्रोच अपने आप में क्या हो गई? आपकी अप्रोच अपने आप में हो गई रिकर्सिव अप्रोच, राइट? तो ये तो हुई बात रिकर्जन के वर्बल मीनिंग। अब हम बात करते हैं रिकर्जन प्रोग्रामिंग में कहां यूज होता है, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज हाउ रिकर्जन इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, राइट? सो हाउ रिकर्जन इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। आप सबने जरूर सुना होगा रिकर्जन प्रोग्रामिंग में यूज होता है किसके साथ फ्रेंड्स? फंक्शंस के साथ। द वर्ड रिकर्जन इज एनालॉगस टू द वर्ड फंक्शंस। जब लोग फंक्शंस की बात करते हैं तो जनरली लोग बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शंस की। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं रिकर्जन प्रोग्रामिंग में क्या रोल देता है। तो मैं आपको बता दूं, रिकर्जन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के साथ यूज होता है, यानी द वर्ड रिकर्जन इज एग्जैक्टली यूज विद रिकर्सिव फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शन? तो पहला पॉइंट हम ये समझें, इन प्रोग्रामिंग और इन कोडिंग रिकर्जन इज यूज्ड विद फंक्शंस, राइट? जैसे इटरेशन अगर कोई बोले तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इटरेशन अगर कोई बोले तो आपके दिमाग में लूपिंग आई, करेक्ट? बिल्कुल ऐसे अगर कोई बोलता है रिकर्जन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। सो इन कोडिंग रिकर्जन इज यूज्ड अलोंग विद फंक्शंस, और जब रिकर्जन फंक्शन के साथ यूज होता है तो फंक्शन बन जाता है अपने आप में रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन अपने आप में बन जाता है रिकर्सिव फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन? क्या होता है एक रिकर्सिव फंक्शन? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम किसी फंक्शन का कॉल उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर रख दें, किसी फंक्शन का कॉल उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर रख दें, तो हम मान लेंगे कि हमारा ये फंक्शन अपने आप में हो गया है रिकर्सिव फंक्शन। पहला कॉल उस फंक्शन को कहीं और से दिया जाएगा, लेकिन बाकी हर कॉल वो ही अपने आप को दे, तो हम मानेंगे फंक्शन हो गया है अपने आप में रिकर्सिव। सो अ फंक्शन, और अगर हम जावा की बात करें, सो वी हैव मेथड्स इन जावा। अ फंक्शन और अ मेथड which calls itself, that is, it contains its own call, अपना खुद का कॉल अपनी बॉडी में रखे, its own call in its body, then we say that method is recursive। तब हम ये मानेंगे मेथड अपने आप में क्या हो गया? मेथड अपने आप में हो गया रिकर्सिव मेथड। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, पहले मैं आपको सिंटेक्स दे दूं। तो रिकर्जन का सिंटेक्स क्या हुआ फ्रेंड्स? कैसा दिखता होगा एक रिकर्सिव कोड? जैसा मैंने कहा ये फंक्शंस या मेथड्स के साथ लगता है, तो सबसे पहले आप अपने मेथड को डिफाइन करते वक्त उसकी दोगे रिटर्न टाइप, ओके? रिटर्न टाइप के बाद आप अपने मेथड का लिखोगे नाम, राइट? हो सकता है आपका मेथड कुछ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स ले रहा हो, इसके अंदर कुछ मेथड की आपने कोडिंग डाली हो, और इस कोडिंग के बीच में अगर मैं इसी मेथड का नाम लिखकर पैरामीटर्स पास कर दूं, गौर करिएगा ये इसी मेथड की बात हो रही है, राइट? मेथड नेम सेम है, जो डिफाइन हो रहा है वही अंदर कॉल हो रहा है, और फिर मेरा नीचे इसके अलावा कुछ और कोड हो। तो ये तरीका अगर आप देखें तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? ये अपने आप में कहलाएगा रिकर्सिव मेथड। मेरी बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो इमेजिन करिए ये मैंने एक टेस्ट नाम की क्लास बनाई, ठीक है? इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड से हेलो, राइट? क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है से हेलो। क्या करेगा ये से हेलो मेथड? ये से हेलो मेथड स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करेगा। वेरी सिंपल, नो इश्यूज इन दैट। तो मैंने यहां पे लिख दिया system.out.println हेलो, ओके? ये मैंने लिख दिया। अब अगर इसी से हेलो को
मैं यहां से दोबारा कॉल कर लूं, नोटिस करिए से हेलो का कॉल मैंने कहां दिया, से हेलो की बॉडी में ही दे दिया। तो ये जो से हेलो मेथड है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कोडिंग वर्ल्ड में, ये अपने आप में बन जाएगा रिकर्सिव मेथड। इसका पहला कॉल कहां से आएगा? तो फ्रेंड्स इसका पहला कॉल आएगा एज यूजुअल हमारे मेन मेथड से। ये हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर से हमने से हेलो को पहली बार कॉल करा, ओके से हेलो, और उसके बाद से हेलो का हर कॉल से हेलो अपने आप को दे रहा है। तो पहला कॉल से हेलो को मेन की तरफ से गया, दिस इज मेन कॉलिंग से हेलो मेथड। से हेलो मेथड ने अपना काम करा, हेलो प्रिंट करा, और से हेलो ने अपने आप को दोबारा कॉल कर लिया। फ्रेंड्स अगर से हेलो अपने आप को दोबारा कॉल करेगा तो आप मानते हैं से हेलो फिर रिपीट होगा, फिर ये अपना टास्क परफॉर्म करेगा, फिर ये अपने आप को कॉल करेगा। तो अगर कोई मेथड अपने आप का कॉल अपनी बॉडी में डाल दे तो ये मेथड अपने आप में बन जाता है रिकर्सिव मेथड। अब अगर आप बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने इसमें गलती पकड़ी होगी, डेफिनेटली पकड़ी होगी। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये से हेलो अपने आप को कॉल तो कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, बट ये रुकेगा कब? ये तो अपने आप को फॉरएवर कॉल करता जाएगा। यस, ये अपने आप को फॉरएवर कॉल करता जाएगा, इनफाइनाइट ब्लॉक की तरह हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं रुकेगा। एक्चुअल में जब मेथड कॉल्स होते हैं तो अंदर स्टैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले लेक्चर में। अभी क्या होगा, से हेलो अपने आप को बार बार कॉल करता जाएगा, रैम में स्टैक इतना फुल हो जाएगा कि कोड एक स्टेज पे जाकर, जावा लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, एक स्टेज पे जाकर थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन का जावा में नाम होता है स्टैक ओवरफ्लो एरर। यही सी डबल प्लस होती तो एक्सेप्शन आती सेगमेंटेशन फॉल्ट के नाम से, लेकिन ये जावा है तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी बाय द नेम ऑफ स्टैक ओवरफ्लो एरर। यानी रिकर्जन के लिए जरूरी है मेथड अपने आप को कॉल करे, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है वो अपने आप को लगातार इनफाइनाइट टाइम्स कॉल ना करे। कुछ ऐसा हो जहां जाकर ये कॉल स्टॉप हो जाए, कुछ ऐसा हो जहां जाकर ये कॉल रुक जाए, और जैसा मैंने वीडियो में आपसे स्टार्टिंग में कहा था, इसी को बोलते हैं बेस कंडीशन। इस कोड में क्या मिसिंग है? इस कोड में बेस कंडीशन मिसिंग है। अगर वो बेस कंडीशन यहां आ जाती है तो ये अपने आप को इनफाइनाइट बनने से रोक लेगा। चलिए इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो देता हूं, कैसे ये अपने आप को इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करेगा, कैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगी, और कैसे हम उस एरर को अपने लेवल पे दूर करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड से हेलो। ठीक है, ये हमने से हेलो बनाया। से हेलो ने क्या करा? से हेलो ने दो काम करे। पहला काम हेलो प्रिंट करा, दूसरा काम अपने आप को दोबारा कॉल कर लिया। करेक्ट, बस ये मेन पॉइंट है। रिकर्जन होने के लिए क्या जरूरी है? दो ही बातें जरूरी है बस रिकर्जन के लिए। उसमें से पहली बात आपके सामने है, मेथड का कॉल मेथड की बॉडी में होना चाहिए, ये रिकर्जन की पहली शर्त है, और वो है। ठीक है, अब रिकर्जन की एक शर्त और है जो मैंने नहीं फॉलो करी है, तो देखिएगा कोड कैसे बिहेव करेगा। ये मेन है, मेन के अंदर से हमने से हेलो को कॉल करा है, तो से हेलो इज गेटिंग कॉल्ड बाय मेन। नाउ लेट्स रन दिस कोड। कोड सिंपल है, ये से हेलो का पहला कॉल लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 के कारण से हेलो की बॉडी रन होगी, बॉडी रन होगी तो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा, से हेलो अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, फिर बॉडी रन होगी, फिर कॉल करेगा, फिर बॉडी रन होगी, फिर कॉल करेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी ये कॉल इतने ज्यादा स्टैक में स्टोर हो जाएंगे कि एक स्टेज पे आकर ये कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। देखिए वो कैसे होगा। जैसे ही मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, ये हमारे कोड का आउटपुट, एंड एज यू कैन सी आवर आईडी इज रिपोर्टिंग एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। बहुत सारे रिकर्सिव कॉल्स आ गए, राइट? तो लेट मी स्क्रॉल इट, थोड़ा सा स्क्रॉल अप, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, एंड हियर यू कैन सी, लेट मी एक्सपैंड इट, और ये आपको मिलेगा द एक्सेप्शन मैसेज विच इन केस ऑफ जावा इज स्टैक ओवरफ्लो एरर। राइट, ये एरर सेम रहेगी हर लैंग्वेज में, बस इसके नाम बदल जाएंगे। एज आई सेड, अगर आप ये सी डबल प्लस में चलाते तो वहां आता सेगमेंटेशन फॉल्ट। गॉट इट? तो रिकर्जन के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, मेथड अपने आप को कॉल करे, वो कर रहा है। दूसरी जरूरी बात, जो हमारा मेथड नहीं कर रहा है और इस कारण से ये एक्सेप्शन आ रही है, वो ये कि इसमें कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जब ये अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। तो अपन ऐसा करते हैं, से हेलो को कर देते हैं पैरामीटराइज, और यहां से हम जो नंबर पास करेंगे ये उतनी बार हेलो प्रिंट करेगा। ऐसा कर ले, अगर मैं यहां से पास करूंगा 5, तो हेलो 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 5 बार आना चाहिए, और फिर मेथड अपने आप को कॉल करना बंद कर दे।
मैं यहां से पास करूंगा 3, तो हेलो 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 3 बार आना चाहिए। 3 कॉल के बाद मेथड अपने आप की कॉलिंग रोक दे। ये करने के लिए पहले तो मैं यहां से एक नंबर पास करता हूं और उस नंबर को यहां पैरामीटर n में रिसीव कर लेता हूं। गॉट इट? उसके बाद अब मुझे कुछ ऐसी कंडीशन सोचनी है जब ये मेथड अपने आप को कॉल ना करे, यानी ये कॉलिंग रोक दे। वो कंडीशन अपने आप में बनती है बेस कंडीशन। हम क्या चाहते हैं? जब n की वैल्यू 0 हो जाए, करेक्ट, तो ये कॉलिंग ना हो और मेथड यहां से रिटर्न कर जाए। तो मैं यहां लिख दूंगा कीवर्ड रिटर्न, वरना हेलो प्रिंट हो और हम से हेलो को पास कर देंगे n-1। पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा वो जो इनफाइनाइट कोड चल रहा था या जो वो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ रही थी वो आना बंद हुई कि नहीं। तो लेट्स रन द कोड एंड सी फॉर आवरसेल्फ, क्या हमें हेलो 3 बार मिलता है अब? यस, नाउ वी आर गेटिंग हेलो एग्जैक्टली 3 टाइम्स, राइट, क्योंकि मैंने यहां 3 पास करा है। एंड व्हाट इफ मैं यहां 3 की जगह 5 पास कर दूं? अगर मैं यहां 3 की जगह 5 पास कर दूंगा, आई गेट हेलो डिस्प्लेड 5 टाइम्स ऑन माय कंसोल। फाइन, तो ये हमने बना दी। अब ये कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? ये कंडीशन अपने आप में है बेस कंडीशन। इसी को बोलते हैं रिकर्जन की दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त, कि यहां आ रही है बेस कंडीशन। करेक्ट? अब मैं इसको ट्रेस करके आपको दिखाता हूं कैसे ये एक्चुअल में काम कर रहा है। इसको हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रेस करते हैं और फिर इससे जरूरी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपन डिस्कस। सो लेट मी कॉपी दिस कोड। मैं सिर्फ इतना कोड कॉपी कर रहा हूं, राइट? लेट मी कॉपी दिस कोड। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पे इसकी प्रॉपर ट्रेसिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा से हेलो का एक्चुअल कोड। ठीक है, पहला कॉल से हेलो को कहां से आया? पहला कॉल से हेलो को मेन से आया। ये मान लीजिए हमारा मेन मेथड है और मेन के अंदर से हमने से हेलो को कॉल करा है और हमने इसको n की वैल्यू पास करी है 3। नाउ लेट अस सी कैसे ये कॉल एग्जीक्यूट होगा। ये जो 3 आपने पास करा है, जिसको आप बोलेंगे आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ये 3 यहां से पास होगा और जाकर कॉपी होगा आपके पैरामीटर n में। n की वैल्यू हो जाएगी 3। कंडीशन टेस्ट होगी इफ n डबल इक्वल टू 0। क्या 3 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं, 3 डबल इक्वल टू 0 नहीं है। कंडीशन इज फॉल्स। कोड आएगा इस वाली लाइन पे, यहां अपन आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं और इस वाली लाइन पे आपको पहली बार स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा हेलो। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? ये क्या है? से हेलो n-1। ये तो से हेलो का कॉल है और जब कोई मेथड कॉल होगा ऑटोमेटिकली बॉडी दोबारा रन होगी। तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेसिंग अपन मानते हैं ये से हेलो की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होती है। यहां से जो हमने पास करा है व्हाट इज n-1? n-1 इज नाउ 2। तो यहां से वैल्यू पास होगी 2 और ये 2 जाकर फ्रेंड्स इस n के अंदर कॉपी हो जाएगा। n की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। से हेलो ने एक और बार हेलो प्रिंट करा, एसओपी ने अपना काम करा और दोबारा से हेलो का कॉल आया। ये कॉल आ रहा है तीसरी बार। अगर हम सीक्वेंस चेक करें, पहला कॉल मेन ने दिया था, दूसरा कॉल से हेलो ने अपने आप को दिया, ये तीसरा कॉल से हेलो का आ रहा है। तीसरा कॉल से हेलो का आ रहा है तो से हेलो की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेट्स इमेजिन ये हमारे से हेलो की बॉडी है। क्या पास हुआ फ्रेंड्स? अब की बार पास हुआ n-1 के कारण n की वैल्यू 1 पास हुई क्योंकि n की वैल्यू 2 थी। कंडीशन चेक हुई इफ 1 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन गोज फॉल्स। से हेलो का प्रिंटलन चला और इसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा तीसरी बार हेलो। फिर से कॉल हुआ से हेलो, फिर से कॉल हुआ से हेलो, तो अपन मानते हैं फिर से इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई। और आप नोटिस करिए यहां से n-1 की जगह क्या पास हुआ? यहां से n-1 की जगह फ्रेंड्स 1-1 0 पास हुआ। जैसे ही 1-1 0 पास हुआ, ये टेस्ट कंडीशन अपने आप में हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ये वाला पार्ट नहीं चला, फंक्शन रिटर्न हुआ, मेथड रिटर्न हुआ। और आप याद रखें किसी भी लैंग्वेज में जब मेथड रिटर्न होता है तब हम मानते हैं उस मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो ये वाली कॉपी अनलोड हो गई, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। रिटर्न होते हैं तो कहां जाते हैं? वहां जाते हैं जहां से कॉल आया। नाउ लेट मी चेंज द कलर। वहां जाते हैं जहां से कॉल आया, तो रिटर्न करके हम इस लाइन पे वापस लौटेंगे। इस लाइन पे लौटेंगे तो से हेलो के नीचे अब कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स ये वाली कॉपी हमारी अनलोड हो जाएगी। जब ये कॉपी अनलोड होगी तो इसको जिस कॉपी ने या कॉल ने लोड करा था वहां जाएगा कंट्रोल, तो कंट्रोल जाएगा इधर वाली लाइन पे वापस। यहां भी अब कुछ नहीं बचा, ये पूरी कॉपी हमारी अनलोड हो जाएगी। जब भी कॉपी अनलोड होगी प्रीवियस वाले पे जाएंगे, ये अनलोड होगी तो यहां से कंट्रोल फ्रेंड्स इस कॉपी पे जाएगा, जिसने, बल्कि एग्जैक्टली बोलूं तो इधर जाएगा, जिसने इस कॉपी को लोड करवाया। ये कॉपी अपना काम खत्म करेगी क्योंकि इस से हेलो n-1 के बाद भी कुछ नहीं है। कंट्रोल यहां से इसको अनलोड करेगा, क्रॉस मतलब अनलोड हो रहा है,
और उसके बाद कंट्रोल वापस आएगा कहां, मेन के पास। मेन में आगे कुछ होगा तो वो चलेगा, नहीं तो फाइनली मेन भी हो जाएगा अपने आप में अनलोड। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्टैक स्टाइल में, पहले कॉपी पे कॉपी लोड होती गई। जब टॉप वाली कॉपी ने अपना काम खत्म करा तो कंट्रोल बॉटम वाली कॉपी पे आया, उसके बाद उससे नीचे वाली कॉपी पे आया, उसके बाद उससे नीचे वाली कॉपी पे आया। और इस तरह से जो मूवमेंट है बिल्कुल स्टैक स्टाइल के अंदर मूव हो रहा है। पहले बिल्कुल पुश हुए सारे कॉल्स और उसके बाद ये कॉल्स का एग्जीक्यूशन पॉप होते हुए आगे बढ़े। फाइन। तो अगर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और सेंट्रलाइज कर दें तो व्हाट आर द प्रॉपर सिंटेक्सेस ऑफ रिकर्जन। अगर रिकर्जन का फ्रेंड्स प्रॉपर सिंटेक्स लिया जाए तो टेक्निकली ये जो मैंने लाइन लिखी थी इसमें आपको माप मानते हो एक चीज मिसिंग है जो मुझे ऐड करनी चाहिए। यस, ये जो मैंने मेथड का कॉल दिया है, ये मेथड का कॉल किसी कंडीशन के बेसिस पर मुझे देना चाहिए। लेट मी राइट दिस। ये हमारा सिंटेक्स ऑफ रिकर्जन हो गया। वन थिंग इज मिसिंग एंड दैट वन थिंग इज दिस कॉल टू द मेथड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ कंडीशन। और आप ये भी मत सोचिएगा कि कंडीशन ट्रू होने पर मेथड अपने आप को कॉल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करता है, आप कंडीशन के ट्रू होने पर मेथड का कॉल दे रहे हैं या कंडीशन के फॉल्स होने पर दे रहे हैं। ईदर वेज कॉल कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए, या तो वो तब तक कॉल करे अपने आप को जब तक कंडीशन ट्रू है, जो हमारा केस नहीं था, या वो तब तक कॉल करे अपने आप को जब तक कंडीशन फॉल्स है, जो हमारा केस था। n डबल इक्वल टू 0 जब तक फॉल्स था, से हेलो ने अपने आप को कॉल करा। जैसे ही n डबल इक्वल टू 0 बना, से हेलो ने अपने आप को कॉल करना बंद कर दिया। राइट। तो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट रिकर्जन? लेट मी मेंशन दोस पॉइंट्स। ये आपको इंटरव्यू पर्पस से और आगे के रिकर्सिव कोड्स को ट्रेस करने के पर्पस से बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला की पॉइंट यही है, मेथड मस्ट कॉल इटसेल्फ। मेथड मस्ट कॉल इटसेल्फ। की पॉइंट्स अबाउट रिकर्जन। की पॉइंट्स अबाउट रिकर्जन। मेथड मस्ट कॉल इटसेल्फ, ये पहली लाइन है जो आपको याद रखनी है। अगर आप रिकर्सिव मेथड बना रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना सेल्फ कॉलिंग के वो मेथड रिकर्सिव हो जाए। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट कंटेन व्हाट? इट मस्ट कंटेन अ बेस कंडीशन। Friends, what is that base condition? Base condition is a condition which controls how many times the function is or method is going to call itself. Base condition is a test condition which controls क्या कंट्रोल करती है? How many times, right, the method will call itself. कितनी बार वो अपने आप को कॉल करेगा या कब तक वो अपने आप को कॉल करेगा। दैट इज समथिंग विच इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ बेस कंडीशन। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये काम अगर रिकर्जन से आप नहीं करते, से हेलो को प्रिंट कराना है n टाइम्स, तो अगर आप रिकर्जन से नहीं करते तो दूसरा सॉल्यूशन आपके पास है, आप इसे लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी सेकंड ऑल्टरनेटिव, अगर हम रिकर्जन यूज नहीं कर रहे हैं तो लूप कर सकते हैं। यानी रिकर्जन इज एन ऑल्टरनेट, इज द सेकंड सॉल्यूशन टू लूप्स। सो इट इज जनरली an alternate solution to what? To looping. and looping को और क्या बोलते हैं अपन? looping को और अपन बोलते हैं iteration. looping is also called as iteration. ये की पॉइंट्स हैं जो आपको रिकर्जन के बारे में याद रखना है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसपे मैं अपना वीडियो एंड करता हूं विद अ क्वेश्चन। आपको इस कोड की ट्रेसिंग समझाते वक्त आपने देखा होगा मैंने इस मेथड की मल्टीपल कॉपीज आपके सामने रखी। मैंने कहा ये कॉपी लोड होगी, ये दूसरी कॉपी लोड होगी, ये तीसरी कॉपी लोड होगी, ये पहली कॉपी लोड हुई जब n की वैल्यू 3 थी। आपको बताना है मुझे, क्या वाकई में जब कोई मेथड रिकर्सिवली कॉल होता है तो उसकी बार बार इतनी कॉपीज लोड होती हैं? मतलब अगर n की वैल्यू 10 होती तो क्या वाकई में से हेलो का पूरा कोड 10 बार मेमोरी में लोड होता? इसका आंसर ढूंढिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन के आंसर से शुरू करूंगा और ये आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी गलत अंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा। कीप वेटिंग फॉर द सेकंड वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टू अस। थैंक यू वेरी मच।